Good afternoon, my dear students. How are you, beta? Hope so. You all are good, all are well. So students, जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी या आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सब मैम सेल चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, बट मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. सो मुझे आगे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए जब आप लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया. स्पेशली डिमांड करते हो और फिर अपनी ही डिमांड पे खड़े भी नहीं उतर रहे हो आप लोग. 5 स्टूडेंट्स ने ही रिस्पॉन्स किया है वीडियो पे. मैं इस चीज़ को क्या समझूं? अगर आप लोग सोच रहे हैं मैं इसको खुलने के बाद यही चैप्टर दोबारा पढ़ाऊंगी, नेवर एवर, क्योंकि मैं सेकंड टाइम पढ़ा रही हूँ अभी भी चैप्टर. मैं दोबारा कोई चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी. मैं कंटिन्यू टेस्ट लूँगी, मैं डेली टेस्ट लूँगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन लूँगी, बट आई नेवर एवर टीच द चैप्टर अगेन. So students, let's begin our chapter cell, the basic fundamental unit of life. मैंने आपको इसका क्या क्या करा दिया था, इसका मैंने जनरल इंट्रोडक्शन सारा बता दिया, डेफिनेशन बता दी, व्हाट इज सेल मैंने बहुत ब्रीफ में क्लास 11 जैसे पढ़ते हैं ना, मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया है इजी वे में ताकि आपको समझ में आ जाए. ठीक है, तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं. तो अबाउट इट्स डिस्कवरी ऑफ सेल. ओके, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था? रॉबर्ट हुक. in 1664 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी, बट उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, माइक्रोस्कोप इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, तो इतने से बता भी नहीं पाए थे. जो स्टडी स्टार्ट की थी वो रॉबर्ट हुक ने ही की थी. इन्होंने क्या बोला था कि उससे पहले जो सेल वर्ड है, सेल वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड सेला से. ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है. ठीक है, सेला का मतलब होता है कंपार्टमेंट. इन्होंने बोला था कि हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कंपार्टमेंट जैसा कुछ पाया जाता है, मतलब जैसे चैम्बर्स होते हैं ना, हिस्से होते हैं अलग अलग बटे हुए, कुछ इस तरह का हिस्सा पाया जाता है जो सारे काम करता है, जो सारी फंक्शनिंग परफॉर्म करता है. ठीक है, क्या बोला था इन्होंने कि कुछ कंपार्टमेंट जैसा होता है, बॉक्सेस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो सारी फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं. रूम, छोटे छोटे से रूम्स हिस्से बने रहते हैं. लेकिन जब फर्दर टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी की. ठीक है, और तब इन्होंने कहा, इन्होंने जो सेल था, सेल को इन्होंने कंपेयर किया हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर से. हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. ही सेज सेल इज जस्ट लाइक एन सेल इज जस्ट लाइक एज honeycomb structure, as honeycomb structure. ठीक है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो सेम ऐसे ही होता है. मधुमक्खी छत्ते में छोटे छोटे बॉक्सेस कंपार्टमेंट से बने रहते हैं, अलग अलग हिस्से बने रहते हैं. इस तरह के हिस्से ही कहाँ पे बने रहते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर. ठीक है, और उन्हीं कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा सेल के बारे में. सेल के बारे में साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी है. पूरी बुक को पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए हम उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे. इन्होंने किस बुक में उसके बारे में लिखा है, सेल के बारे में? साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक रिटर्न इन द बुक ऑफ माइक्रोग्राफिया. In micrographia, scientists written about the cell. सेल के बारे में एग्जैक्ट सब कुछ, उसका पूरा बायोडाटा जिस बुक में अगर किसी को पढ़ना है तो बुक कौन सी होती है? माइक्रोग्राफिया. ठीक है, लेकिन इतनी मोटी या इतनी बड़ी बुक को पढ़ना पॉसिबल नहीं होता सबके लिए. तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, जो आपकी बुक्स होती हैं या जो थोड़ी हाई लेवल की बुक्स होती हैं, उनमें क्या करते हैं, बस मेन पोस्टुलेट दे देते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या है रिगार्डिंग टू सेल. ठीक है, कि रिगार्डिंग टू सेल मेन पॉइंट्स होते क्या है वो इस बुक में दे दिए गए हैं. जैसे कि द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी आर एस फॉलो. बट पहले आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए.
postulates of सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या होती हैं? देखिए, द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट इज ऑल द सेल वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जितनी भी सेल्स है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। ऑल द न्यू सेल्स comes from okay. Then next is एक जो सेल होती है वो एक बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। देखिए हमारे स्टूडेंट्स, अब क्या क्या पॉइंट्स आते हैं इसमें? ऑल द सेल वर्क इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल ठीक है। कोई भी सेल किसी दूसरी सेल पर डिपेंड नहीं होती, क्योंकि उस सेल में खुद का माइटोकॉन्ड्रिया है, रेस्पिरेशन के लिए लाइसोसोम है एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस है एज अ कंट्रोल रूम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एज अ मिडवे पाथवे, राइबोसोम है एज अ प्रोटीन फैक्ट्री। सबके पास खुद का सारा मटेरियल अवेलेबल होता है, तो कोई किसी से कोई हेल्प ना भी ले तो भी चल जाता है। ओके, दिस मीन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की पूरी क्षमता रखता है। नेक्स्ट इज ऑल द न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, आप देखते हैं प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड, जो पहले एग्जिस्ट कर चुका है। ठीक है, जो पहले एग्जिस्ट कर चुका है उसे बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी न्यू सेल्स होती हैं वो हमेशा पुरानी सेल से ही बनती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी खुद की बॉडी भी एज अ सिंगल सेल स्टार्ट हुई थी, तब हमारा फॉर्मेशन हुआ था, हमारा बर्थ हुआ था, वो एज अ सिंगल सेल ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बट आज की कंडीशन में अगर मैं देखती हूँ तो क्या हम एक सेल के ही रह चुके हैं? क्या हम यूनिसेलुलर हैं? नो, नाउ वी आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, और हम कहाँ से आए थे? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब हमारे पेरेंट्स ने ही तो हमें जन्म दिया है। ठीक है, तो उनकी जो सेल थी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल थी, और उनके सेल के फ्यूजन से जो न्यू सेल बनी है वो न्यू जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है। और उस इसलिए हम क्या कहते हैं, जितनी भी न्यू सेल्स होती हैं वो पुरानी सेल से ही बनती हैं। सपोज कीजिए आप कहीं पे गिर गए हैं, आपकी स्किन रप्चर हो गई है। ठीक है, थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, स्किन रप्चर हो गई वहाँ पे, तो कुछ दिन बाद आप देखते हैं वहाँ पे न्यू स्किन आने लगती है। होता है ये, न्यू स्किन आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पुरानी स्किन की सेल्स होती हैं वो न्यू सेल्स को जनरेट कर देती हैं, उन्हें ओरिजिनेट कर देती हैं। ओके, तो इसलिए कहते हैं जितनी भी न्यू सेल्स होती हैं वो सब पुरानी सेल से ही बनती हैं। ठीक है, एन इंडिविजुअल सेल इज कैपेबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन, बिल्कुल ठीक बात है, ये पॉइंट मैं आपको कभी क्लियर कर चुकी हूँ। एक अकेली सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अकेले सब कुछ कर सके। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जितने फंक्शन की ज़रूरत होती है वो उतने फंक्शन से एक अकेली सेल भी कर सकती है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी विच इज टेकन फ्रॉम द बुक माइक्रोग्राफिया रिटन बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ओके, तो चलिए भी आप इन्हें लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल्स और अबाउट द टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम। The first one is unicellular. क्या होते हैं unicellular? Multicellular. मल्टीसेलुलर कौन होते हैं? बहुत सारे होते हैं, एक नहीं बहुत सारे होते हैं। इवन ह्यूमन इटसेल्फ इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ह्यूमन खुद में ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर आगे आते हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ये चीज़ ना मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। वैसे देखिए, यू का मतलब क्या होता है? यू रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड कैरियोट्स रिप्रेजेंट न्यूक्लियस। ठीक है, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस पाई जाती है, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस पाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? यूकैरियोट्स कहेंगे। अगर किसी के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाई जाती तो वो यूकैरियोट्स नहीं होते। ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या है? उसके पास सारे ऑर्गन्स मिलने चाहिए, ऑर्गेनेल मिलने चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियर कोर, एवरीथिंग। ओके, उसके पास सब कुछ मिलना चाहिए। उसके पास सब कुछ मिल रहा है तो वो यूकैरियोट है। अगर कोई भी चीज़ एब्सेंट होती है तो उसे प्रोकैरियोट कह दिया जाता है। यूकैरियोट्स आल्सो नोन एज कंप्लीट सेल्स। ठीक है, यूकैरियोट्स को क्या कहते हैं? कंप्लीट सेल्स भी कहते हैं, कंप्लीट सेल्स। ओके, दोज हैव true nucleus are termed as eukaryotes। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जो बहुत पहले एग्जिस्ट कर चुके हैं। ठीक है ना, जो बहुत पहले एग्जिस्ट कर चुके हैं होता है प्रिमिटिव। तो और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। तो दो या फिर जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस, प्रो का मतलब फॉल्स भी होता है, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, जिसके पास कंट्रोल रूम ही नहीं है, तो वो तो एक तरह से क्या बोले, उसको हम क्या कहेंगे? उसको तो किसी कंट्रोल ही नहीं है ना, तो अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी से कुछ ही कर सकता है। तो ऐसे एक सेल होता है, ऑर्गेनिज्म कंप्लीट नहीं होते।
ठीक है ना। ऑर्गेनिल्स इसमें कंप्लीट नहीं होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें डीएनए भी नहीं पाया जाता है, पाया भी जाएगा तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, तो इसलिए जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स आल्सो नोन एज इनकम्प्लीट सेल्स। इनकम्प्लीट सेल्स इनमें क्या होता है, दे नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती। ओके, तो ये क्या होते हैं, हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। समझ में आया आप लोगों को? प्रोकैरियोट्स मतलब फॉल सेल, प्रिमिटिव सेल्स, ये सब होते हैं। क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? राइट डाउन दिस। चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑर्गेनेल्स। ये सब हो गया है। चलिए मैं आपको स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, ये सब दिखाई दे रही हूँ, ये बताया हुआ है। The smallest cell in the world कौन सी होती है? PPLO, PPLO, प्लूरो निमोनियो, यहाँ पे साइलेंट होगा, लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, प्लूरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है बेटा, प्लूरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, ये वही ऑर्गेनिज्म है जो बच्चों में निमोनिया कॉज कर देता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें निमोनिया हो जाता है ना, जुकाम होता है, जुकाम से निमोनिया हो जाता है, तो यही वो सेम ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर देता है, निमोनिया कर देता है। ओके, फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड कौन सी रहेगी? ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द smallest cell in human body कौन सी होगी? ये मेल्स में अलग होती है, फीमेल्स में अलग होती है। मेल्स में स्पर्म, फीमेल्स में ओवम। Okay, the next is the largest cell in human body. नर्व सेल, जो ब्रेन के नीचे से, जो यहाँ से और पूरे बैक तक जाती है, उसे बोलते हैं नर्व सेल। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, न्यूरोलॉजी की चीज़ें हैं आपके चैप्टर से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में हमारा यही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम हमारे ऑर्गेनल्स डिस्कस करेंगे, ऑल द ऑर्गेनल्स ऑफ सेल। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट होगा वो मुझसे पूछ लेना स्टूडेंट्स।
आई रिपीटेड अगेन एंड अगेन, मैं दोबारा रिविज़न नहीं कराऊंगी। ओके, एट एनी कॉस्ट मैं दोबारा रिविज़न नहीं कराऊंगी, तो इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, समझिए। ओके, सो स्टे सेफ, स्टे होम, stay healthy, always be happy, have a nice day. Thank you my dear students.